हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श कोचिंग हब। तो आज हम अध्ययन करेंगे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र कक्षा 12 का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का जो हमारा एनसीईआरटी क्वेश्चन है हम उसको करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसका जो कॉन्सेप्ट है उसे आपके सर ने पढ़ा पढ़ा दिया है। तो हम यहाँ पर देखेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चन के बारे में। एनसीईआरटी क्वेश्चन हम इस चैप्टर का पूरा एनसीईआरटी क्वेश्चन हल करेंगे, क्योंकि ये बोर्ड लेवल के लिए एनसीईआरटी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। बोर्ड एग्जाम के लिए हमारा एनसीईआरटी क्वेश्चन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और हमारा यूट्यूब चैनल आदर्श कोचिंग हब है। अब इसमें हम वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का जो एनसीईआरटी क्वेश्चन होगा हम एक से शुरू करेंगे। उसको हम दैन पूरा चैप्टर हम क्या करेंगे, पूरा क्वेश्चन इस चैप्टर के पूरे क्वेश्चन को क्या करेंगे, हल करेंगे। क्योंकि आप अगर एनसीईआरटी क्वेश्चन समझ गए तो आपको हर एक क्वेश्चन, कोई भी किताब का क्वेश्चन हो, आप उस क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझ जाएंगे और उस क्वेश्चन को हल भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ एनसीईआरटी क्वेश्चन पर कमांड बनाएंगे। आप देखते होंगे कहीं भी अधिकतर टीचर, बहुत कम ही टीचर जो होते हैं वो एनसीईआरटी क्वेश्चन यूट्यूब चैनल या कहीं अन्य आप जहाँ पढ़ते होंगे वहाँ हल कराते हैं। यहाँ पर आपको सर ने कुछ एनसीईआरटी सवालें हल करा दिया है। हम आपको बिल्कुल शुरू से एनसीईआरटी क्वेश्चन क्या कराएंगे, हल कराएंगे। यहाँ पर तो देखते हैं कि जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। इसी प्रकार की प्रघटना का वस्तुओं के अन्य युग्मों से में भी प्रेक्षण किया जाता है। स्पष्ट कीजिए कि यह प्रेक्षण आवेश संरक्षण से किस प्रकार सामंजस्य है। अब आप लोग ये क्वेश्चन तो पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन आपने पढ़ा, लेकिन अब आप इसका उत्तर कैसे देना है, एनसीईआरटी में मेन पॉइंट यही रहती है कि उसकी लैंग्वेज क्या है। जैसे यहाँ सामंजस्य डाल दिया, अब यहाँ कह रहा है दो वस्तु को हम रगड़ते हैं, तो उसमें हमारा जो आवेश संरक्षण सिद्धांत है हम उसको कैसे इंक्लूड करेंगे, उससे कैसे रिलेशन डालेंगे उसमें। तो यहाँ पर देखो, सर ने आपको बताया होगा कि जब हम दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो क्या हो जाती हैं, वो आवेशित हो जाती हैं। दोस्तों क्या जब रगड़ते हैं तो क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। यहाँ पर हमने क्वेश्चन पहले ही लिख ले लिया, क्योंकि ये क्वेश्चन लिखने में थोड़ा टाइम लगता था तो इसलिए मैंने पहले लिख लिया। तो देखो, जब हम दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। लेकिन आप लोगों को बताया गया होगा कि जब जो वस्तु होती है वो आवेशित होने से पहले क्या होती है, अनावेशित होती है। यानी रगड़ने से पहले क्या होता है, वो अनावेशित होती है, यानी उस पर कोई आवेश नहीं होता है, आवेश शून्य होता है। तो इस स्थिति में जैसे देखो, रगड़ने से पहले कांच की छड़ व रेशम के टुकड़े का आवेश क्या होता है, हमारा आवेश शून्य होता है, अर्थात क्या होता है, आवेशहीन होता है। आप लोग हर जानते हैं कोई भी आवेश है क्या होता है, उदासीन होता है, और उदासीन आवेश पर कोई आवेश नहीं माना जाता है, वहाँ किसी काम का नहीं होता है। आप लोग ये जानते हैं। तो रगड़ने से पहले क्या होगा, हमारा आवेश शून्य होगा। अच्छा, आप लोगों को ये भी बताया गया होगा कि जो संरक्षण आवेश का संरक्षण सिद्धांत है वो है क्या, आप लोग ये जानते हैं। आवेश का संरक्षण सिद्धांत का तात्पर्य ये है कि जब हम हमारा जो वस्तु है, मान लो दो वस्तु ले लिया, तो जो जो वस्तु है उनको रगड़ने से पहले वो दोनों वस्तुओं का आवेश कितना था और रगड़ने के बाद कितना आवेश है। अगर वो दोनों आवेश क्या हो जाएंगे, यानी रगड़ने से पहले का आवेश और रगड़ने के बाद का आवेश अगर बराबर हो गया तो हमारा क्या होगा, वो हमारा क्या होगा, आवेश संरक्षण सिद्धांत का क्या करेगा, पालन करेगा। तो यहाँ को आवेश संरक्षण सिद्धांत को हम किस तरह से जोड़ते हैं आगे देखें। जैसे देखो, रगड़ने से पहले जो कांच की छड़ आवेश का हमने बताया कि रगड़ने से पहले क्या होते हैं, दोनों शून्य होते हैं। अब आप लोग को ये बताया गया होगा कि सर ने बताया होगा कि जब दो वस्तुओं के क्या करते हैं, रगड़ते हैं तो क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। तो आवेशित जब हो जाती है, अब आप लोग ये कहते होंगे कि सर इसमें कैसे पता चलेगा या कैसे इसमें पता चल जाएगा कि जब हम दोस्तों को रगड़ते हैं तो एक पॉजिटिव हो जाती है और एक निगेटिव हो जाती है। सर ने आपको ये भी बताया होगा, पर हम आपको यहाँ बता दे रहे हैं कि इसे मान लो दो वस्तु हमारे पास ले लिए, मान लो कोई भी एक वस्तु ये लिया और एक वस्तु ये लिया। अब हम कहते हैं कि ये दो वस्तु रगड़ दिए, आवेशित हो गए। लेकिन अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कोई वस्तु धनावेशित है, कोई वस्तु ऋणावेशित है। देखो, रगड़ने से पहले दोनों वस्तुओं का क्या करो, तो तौल कर लो, दोनों वस्तु क्या कर लो, नाप लो कि ये कितना ग्राम है या ये कितना ग्राम है। मान लो कि ये कितना ग्राम है, ये कितना, मान लिया कि रगड़ने से पहले 1 ग्राम था और रगड़ने के बाद ये कितना था, 2 ग्राम था। अब मान लो ये 2 है, ये 3 ग्राम है।
तो देखो अब जब हमने इसको रगड़ा तो हमारा ये कितना बचा, ये हमारा 1 ग्राम बच गया और ये हमारा 4 ग्राम हो गया। अब ये हुआ कि देखो आप लोग जानते हो कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण ही आवेशन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण ही आवेशन है। तो जब इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाता है तो अपने साथ वो क्या ले जाता है? द्रव्यमान भी ले जाता है। द्रव्यमान कैसे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर जो द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हो जाता है? स्थानांतरित हो जाता है। तो अब यहाँ पर 1 ग्राम बचने का मतलब क्या हुआ कि इससे जो हुआ इलेक्ट्रॉन इस पर गया। तो आप लोगों को बताया हो गया तब जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो धनावेशित होता है और जो लेता है वो ऋणावेशित हो जाता है, यानी इस पर क्या हो गया? भार ज़्यादा हो गया। तो आप लोगों को यह पता चल गया कि कौन धनावेशित और कौन है। तो देखो जब दोनों वस्तुओं को रगड़ा गया, अब हम क्या करते हैं? दोनों वस्तुओं को रगड़ते हैं। जब दोनों वस्तुओं को रगड़ा गया तो कांच की कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम के टुकड़े पर स्थानांतरित हो गए या चले गए, जिससे कांच का टुकड़ा धनावेशित तथा रेशम का टुकड़ा क्या हो गया? ऋणावेशित हो गया। अब देखो हमारा रगड़ने से पहले जो आवेश क्या था? शून्य था। लेकिन जब हमने रगड़ा तो जो कांच का टुकड़ा था वो धनावेशित हो गया, लेकिन जो रेशम का टुकड़ा था वो ऋणावेशित हो गया। अब देखो अब इनको जोड़ लो, क्या करो? जोड़ लो। देखो रेशम के टुकड़े का आवेश और कांच की छड़ का आवेश, आप लोगों ने माइनस, अगर माइनस कोई 1 लिखा है या प्लस 1 लिखा है, इसको जोड़ेंगे तो 0 तो ही होगा, यानी प्लस माइनस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यानी रगड़ने से पहले जो हमारा आवेश था वो क्या था? शून्य था। और हम रगड़ने के बाद भी हमारा आवेश क्या है? शून्य है। यानी यह रगड़ने से पहले या रगड़ने के बाद जो आवेश हमारा है वो क्या है? शून्य है। तो यानी आवेश संरक्षण सिद्धांत का क्या करेगा? पालन करेगा। आप लोगों को ये पता चल गया कि आवेश संरक्षण सिद्धांत का क्या करेगा? पालन करेगा। जैसे देखो यहाँ पर क्या करेगा? आवेश संरक्षण सिद्धांत का पालन करेगा। हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है? हमारा सेकेंड क्वेश्चन है किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है, इस प्रकथन से क्या तात्पर्य है? स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हम वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं? अब आपने क्वेश्चन पढ़ा, लेकिन पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, तब हम इसका उत्तर देंगे। देखो कोई वस्तु है, कहता है आवेश क्वांटीकृत है। अच्छा आप लोगों को पढ़ाया गया होता आवेशों का क्वांटीकरण, सर ने पढ़ाया होगा। तो यही पूछ रहा है कि कोई जो आवेश है उसका क्वांटीकृत क्या है? क्वांटीकृत का मतलब क्वांटीकरण का क्या अर्थ है, ये भी बताते हैं आपको। इस प्रकथन से क्या तात्पर्य, यानी क्वांटीकृत प्रकथन, यानी जो इस क्वांटीकरण है इसका क्या तात्पर्य, यानी इसका क्या अर्थ है। दूसरा क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हम वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण की उपेक्षा कर सकते हैं कि नहीं। अब ये कह रहा है कि स्थूल यानी जो छोटा पैमाना है, स्थूल का मतलब होता है छोटा या और अथवा बड़ा पैमाना। स्थूल का जो मतलब होता है वो छोटा होता है। छोटा या बड़े पैमाने पर जो वैद्युत आवेश हैं व्यवहार करते हैं। वैद्युत आवेश मतलब कोई छोटा वस्तु है या बड़ा वस्तु है। मान लो कोई छोटा वस्तु या बड़ा वस्तु है, इन दो, कोई छोटा वस्तु ले लें या बड़ा वस्तु ले लें, इसमें जो आवेश का व्यवहार है, यानी एक आवेश को भेज दिया या निकाल लिया, तो इनमें जो आवेशों का व्यवहार है वो कैसे है और इसको हम क्वांटीकरण के द्वारा कैसे समझा सकते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। क्वांटीकृत मतलब देखो यहाँ क्वांटीकृत का अर्थ क्या है? क्वांटीकृत का अर्थ है कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है पूर्णांक से होता है, यही क्वांटीकृत का अर्थ है। आप लोगों को बताया गया होगा, सर ने बताया होगा कि क्वांटीकृत जो क्वांटीकरण है वो क्वांटीकरण का अर्थ यही है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा पूर्ण होता है। क्या होता है? पूर्णांक के रूप में होता है, नहीं पूरा होता है, 2 होता है, 3 होता है या कुछ भी होता है, लेकिन ये न बटे में होगा, न भाग में होगा, न पॉइंट में होगा। आवेश हमेशा क्या होगा? पूरा होगा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन का तात्पर्य हमारा क्या हो गया? क्वांटीकृत का मतलब हमें समझ गए। अब हमारा दूसरा जो क्वेश्चन होगा, दूसरे क्वेश्चन का जो अर्थ होगा वो होगा स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर कोई आवेशित है। मान लो जिसे हमने क्या बताया था, स्थूल या बड़े पैमाने पर छोटा या कोई बड़ा वस्तु है। तो मान लो कोई वस्तु हमारा आवेशित है, मान लो हमने ये बड़ा वस्तु ले लिया, अब ये आवेशित है। अच्छा इस वस्तु का आवेश क्या होगा? इस वस्तु का आवेश क्या होगा? अच्छा देखो कोई वस्तु है वो आवेशित है, तो उस वस्तु का जो आवेश होगा वो ज़्यादा होगा। किससे ज़्यादा होगा? उस वस्तु में जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के आवेश से। इस पूरे वस्तु में देखो जितने भी आवेश हैं इस इलेक्ट्रॉन में जितने आवेश है पूरे आवेश को तो हम क्या करते हैं?
जोड़कर तभी तो बताते हैं किसी वस्तु का आवेश। अब इसी वस्तु का जो आवेश, पूरा आवेश है, इसी वस्तु में जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है उससे अधिक होगा ना। तो देखो कई इलेक्ट्रॉनों को जोड़कर हमने पूरे वस्तु का आवेश बताया, लेकिन हमने एक इलेक्ट्रॉन की बात किया तो इस वस्तु में जो इलेक्ट्रॉन है उस वस्तु के पूरे आवेश से वो इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या है, कम है। और आप लोग इलेक्ट्रॉन का आवेश जानते भी होंगे कि -1.6 × 10⁻⁻19 होता है, वैसे ही बहुत कम होता है पूरे इलेक्ट्रॉन के आवेश से। तो देखो फिर दूसरा क्या, तो उसका आवेश बहुत अधिक है, यानी कोई वस्तु है वो आवेशित है तो उसका आवेश बहुत अधिक होगा। अब किससे अधिक होगा, परंतु उसी में इलेक्ट्रॉन का आवेश बहुत कम है, यानी वस्तु का जो आवेश है वो अधिक है लेकिन जिसमें इलेक्ट्रॉन है उसका आवेश बहुत कम है। इसका मतलब आप लोग जान गए। अब देखो जब कोई वस्तु से इलेक्ट्रॉन को दिया जाता है या हटाया जाता है तो पूरे आवेश की तुलना में हटाया दिया गया आवेश इतना कम है कि आवेश लगातार परिवर्तित होता है। देखो जैसे मान लो हमने कोई एक वस्तु से, ये दो वस्तु है, एक वस्तु यहाँ है और एक वस्तु यहाँ। अब यहाँ से इस वस्तु में मैंने इस वस्तु में इलेक्ट्रॉन भेज दिया तो एक तो नहीं, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन भेजने से क्या तात्पर्य होगा, हमारी वस्तु में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। तो वही कह रहा है कि कोई वस्तु से इलेक्ट्रॉन हटा दो या दे दो तो पूरे आवेश की तुलना, यानी पूरे आवेश की वस्तु की तुलना में जो इलेक्ट्रॉन के आवेश दिया गया है वो बहुत कम है। अभी आप लोगों हमने यहाँ पर बता दिया है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश बहुत कम है। तो इस इलेक्ट्रॉन का आवेश देने से केवल इतना फर्क पड़ता है कि जो आवेश होता है वो लगातार परिवर्तित होता रहता है। कैसे परिवर्तित होता है, मान लो ये वस्तु है, इस वस्तु का पूरा आवेश मान लिया हमारे पास 5 कूलम है। अब इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है मान लिया 0.005 है। तो हम जब थोड़ा इलेक्ट्रॉन, अब इसका पूरा योग, इसमें पूरे इलेक्ट्रॉन का योग तो 5 है लेकिन एक इलेक्ट्रॉन का योग 0.005 है। तो हम जब एक इलेक्ट्रॉन का आवेश निकालते हैं तो इसमें कुछ कमी तो होगा, जब कमी होगा तो ये परिवर्तित होगा, जब इसमें कमी होगा तो ये परिवर्तित होगा, है ना। इसमें अगर कमी हुआ तो ये वही कह रहा है कि जो आवेश इतना कम है कि आवेश लगातार परिवर्तित होता है, यानी इतना कम होता है कि केवल हमें परिवर्तित होता है, यानी बढ़ता नहीं है, वो हमें परिवर्तित होता प्रतीत होता है, ना कि बढ़ता है, ना कि बढ़ना। नहीं, परिवर्तित होता प्रतीत होता है, ना कि बढ़ना। हमें बढ़ना नहीं दिखाई देता है कि हम इलेक्ट्रॉन को बांट रहे हैं, वो परिवर्तित हो रहा है। अतः यही क्या प्रक्रिया क्या है, क्वांटीकरण की उपेक्षा की जा सकती है। देखो क्वांटीकरण की उपेक्षा कब नहीं की जा सकेगी, जब इलेक्ट्रॉन को हम बांटेंगे। इलेक्ट्रॉन को हमें यहाँ पर बांटा गया नहीं, इलेक्ट्रॉन हमें दिया गया है या लिया गया है, और इलेक्ट्रॉन हमेशा पूर्णांक में दिया गया है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻⁻⁻ कूलम ऋण आवेश से आवेशित पाया गया। देखो अब यहाँ पर पहले नंबर तुम दिमाग लगाओ, पहले क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा गया है, फिर क्या ऊन से पॉलीथीन में संयुति का स्थानांतर भी होगा, ये पूछा है। तो चलो पहले हम इसको हल कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहले दिया क्या है, पहले लिख लो कि जो दिया क्या गया है, पहले इसको हम लिख लेते हैं कि हमारा जो कि ये इसमें क्वेश्चन में दिया क्या गया है। देखो क्वेश्चन में दिया गया है, देखो ये कूलम में दिया गया ना, तो यानी कि क्या दिया है, क्यू बराबर दिया है, क्यू बराबर 3 × 10⁻⁻7 कूलम। और जो इलेक्ट्रॉन की संख्या का क्या होता है, ज्ञात क्या करना हमें, इलेक्ट्रॉन की संख्या। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19। आप लोगों को सर ने एक सूत्र पढ़ाया होगा, सर ने क्या पढ़ाया होगा, एक सूत्र पढ़ाया होगा, Q बराबर Ne। क्या पढ़ाया होगा, Q बराबर Ne। अब देखो यहाँ Q पर कितना दिया है, 3 × 10⁻⁻7 और बराबर N का मतलब N गुणे, अब इलेक्ट्रॉन कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19। इससे भाग दे दो, यहाँ देखो मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पर ये हो जाए तो N बराबर 3 × 10⁻⁻7 और इधर 1.6 × 10⁻⁻19। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, N बराबर 10⁻⁻19 क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा, और यहाँ 3 इससे दशमलव हटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 30/16 और गुणे 10⁻⁻7 + 19। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग हल कर लेंगे, 30/16 गुणे 10⁻⁻19 से घटाएंगे, 10 का घात कितना बचेगा, 12। और यहाँ पर अगर हम हल करें, आप लोग इसको हल कर सकते हैं
कि कितना होगा, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो हमारा आया 30/16 × 10 का घात 12 आ गया। ये हमारा क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन जो पूछ रखा है पूछता है, कह रहा है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन की हमारी संख्या इतनी है, कोई किस पदार्थ से किस पदार्थ में, कह रहा है इलेक्ट्रॉन को हम इस पदार्थ से इस पदार्थ में स्थानांतरित किया है, तो कह रहा है क्या ऊन से पॉलीथीन में संहति का स्थानांतरण भी होगा। कह रहा है संहति मतलब समझिए, संहति का मतलब होता है द्रव्यमान। क्या द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होगा। आप लोगों को सर ने कॉन्सेप्ट में पढ़ाते हुए आपको बताया होगा कि जब हम एक इलेक्ट्रॉन को भेजते हैं तो उसके साथ इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो भी जाता है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या लिख देंगे, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को क्या आप लिख सकते हैं कि क्या ऊन से पॉलीथीन में संहति का स्थानांतरण, हाँ तो लिख देंगे कि हाँ ऊन से पॉलीथीन में संहति का स्थानांतरण होगा। अब इसने पूछा है किस पदार्थ से किस पदार्थ में, तो लिख देना ऊन से पॉलीथीन पदार्थ में हमारा इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा। तो आज हम 3 ही क्वेश्चन देखेंगे, इसके आगे हम अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। तो थैंक यू, और आप लोग कोशिश ये करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए इस चैनल को, और हम इस क्या करें, अच्छे से वीडियो को प्रोवाइड करवा सकें और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवा सकें, जिससे कि सर भी कुछ दिनों में कुछ थोड़ा काम में फंसे हुए हैं, जिससे वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहे हैं, लेकिन जो जल्दी काम से अगर टाइम निकाल कर वो आपको वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। थोड़ा काम है इसलिए वो अभी वीडियो नहीं डाले हैं। फिर भी हम लोगों का जो कोर्स है वो बहुत आगे है किसी भी चैनल से, तो आप लोग क्या करें, रिवीजन करते रहिए। और हम एनसीईआरटी क्वेश्चन करा रहे हैं, सर उधर आपको क्या करा रहे हैं, कॉन्सेप्ट का। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा अगला कोई क्वेश्चन करेंगे हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू। तो अब हम अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे।